आज हम आपको एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें आपको यह पता चलता है कि भारत के खिलाफ कितने बड़े स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां लगी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओज लगे हैं और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं। अगर इस नए दस्तावेज की बड़ी बात पर गौर करें तो वो ये है कि विदेशी ताकतों को यह नहीं पता कि अगर भारत सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस स्थिति को आज आपको नए नजरिए से समझना होगा और आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये कि अगर आज भारत सरकार ये कह भी दे कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है, तब भी अब ये आंदोलन और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये कृषि कानूनों को लेकर है ही नहीं। ये साजिश कृषि कानूनों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस दिलवाना करवाना वो इसकी अंतिम मंजिल नहीं है। इसलिए एक बात आप जान लीजिए, आज अगर भारत सरकार कह भी दे कि कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तब भी अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन की जो सड़क है, इस आंदोलन का जो हाईवे है, ये असल में कहीं और जाता है। इसका उद्देश्य असल में कुछ और है। क्या है, अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सोचिए, अगर सरकार किसानों के दबाव में आकर कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दे तो फिर क्या होगा। कल्पना कीजिए, तब शायद आंदोलन कर रहे किसान असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार इतनी आसानी से मान कैसे गई, और शायद वो ये कहेंगे कि ऐसे कैसे समाप्त हो सकता है ये आंदोलन। तो इसकी संभावना है कि तब वो ये मांग भी सरकार के सामने रख दें कि पहले उग्रवादी वामपंथी नेताओं को जो इस समय जेल में हैं उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि इस आंदोलन में वामपंथी भी शामिल हैं। वो अपने सारे लोगों को छुड़वाएंगे, वो सारे अर्बन नक्सल्स को छुड़वाएंगे। इसलिए अगली मांग तुरंत ये आ जाएगी, जैसे ही उन्हें लगेगा कि सरकार झुक रही है, कि अब सारे अर्बन नक्सल्स को जेल से छोड़ा जाए, नहीं तो हम उठेंगे नहीं यहां से। सोचिए, अगर सरकार ने यह मांग भी मान ली और कह दिया कि अर्बन नक्सल्स को और सारे कम्युनिस्ट उग्रवादियों को जेल से छोड़ देंगे, तब क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है, तब भी नहीं होगा। तब आंदोलनकारी शायद सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि उसे नागरिकता संशोधन कानून भी अब रद्द करना होगा। यानी अब सीएए रद्द कीजिए, और सीएए के दौरान जो दिल्ली दंगे हुए थे और जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, एक खास वर्ग के लोगों पर, अब वो सारे मुकदमे वापस लीजिए, सारी एफआईआर खत्म कीजिए और उन्हें जेल से रिहा कीजिए। अगली डिमांड तुरंत आ जाएगी। और सोचिए कि सरकार ने यह मांग भी मान ली और उन सब लोगों को रिहा कर दिया जो शाहीन बाग के दौरान दंगा फैला रहे थे, जिन्होंने उस दौरान दिल्ली में दंगे किए थे। तब क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। और तब शायद सरकार से यह मांग की जाएगी कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो आपने हटा दी थी उसे दोबारा बहाल कीजिए, अपने उस फैसले को वापस लीजिए जिसमें अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। फिर यह मांग की जाएगी, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, कृषि कानून संसद ने पास किए हैं, और अगर संसद द्वारा पास किया गया एक कानून अगर वापस लिया सरकार ने, तो फिर जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 वाला कानून भी इसी संसद ने पास किया था, फिर यह भी वापस लेना पड़ेगा। नया नागरिकता कानून वो भी इसी संसद ने पास किया था, वो भी वापस लेना पड़ेगा। यह आंदोलन ऐसे नहीं जाएगा, और हो सकता है कि फिर पूरे पंजाब को ही खालिस्तान घोषित करने तक यह आंदोलन चलता रहे, जब तक खालिस्तान बन न जाए। लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, सरकार ने अगर ये सारी मांगें मान ली तो फिर आपका क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस देश का फिर क्या होगा? फिर भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आंदोलन कर रहे लोग शायद ये मांग करेंगे कि जब तक ये मौजूदा सरकार की जगह देश में वापस कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार नहीं बन जाती, अब तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और आखिर में यह आंदोलन कहां पहुंचेगा? वो होगा जब तक मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस आंदोलन की, वो है मोदी का सत्ता से हटना, मोदी का सत्ता से जाना और इनके मनपसंद लोगों का सत्ता में वापस आना, ताकि जैसा ये चाहते हैं वैसा हो सके। सबके लोन माफ हो जाएं,
सब पैसा बना सकें, भ्रष्टाचार की वापसी हो जाए, बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं, हथियारों की जो डील्स होती हैं, सब में सब बिचौलियों को वापस पैसा मिलना शुरू हो जाए, ये चाहते हैं। और हमारे जो डिज़ाइनर पत्रकार हैं, जो आजकल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके रात में 9 बजे के शोज़ आजकल बंद हो गए हैं, उन सब की भी वापसी हो जाए, ये चाहते हैं ये लोग। इसलिए कृषि कानून वापस लेने से अगर आपको लगता है कि आंदोलन रुक जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कल जब मैं ग्रेटा थनबर्ग की असलियत आप लोगों को बता रहा था और जब घर लौटा, तो मैंने एक किताब के कुछ अंश पढ़े और फिर सोचा कि इस किताब में जो लिखा है वो आपके साथ शेयर करूं। 1996 में एक किताब आई थी जिसका नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। यह किताब है जो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। इसके लेखक अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हंटिंगटन साहब क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह किताब उन्होंने वर्ष 1996 में लिखी थी और जो उन्होंने लिखा था वो आज की परिस्थिति में बिल्कुल सही बैठता है। इस किताब के कुछ हिस्से आज पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। इस किताब के पेज नंबर 192 पर क्या लिखा है, आपको पहले मैं वो बताना चाहता हूं और आगे चलकर भी क्या है वो आप देखिएगा। इसमें लिखा है, इसका टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, जिसमें वो बताते हैं कि पश्चिमी दुनिया के देश ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का इस्तेमाल तीसरी दुनिया के देशों पर वैचारिक कब्जे के लिए करेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। और इसे ह्यूमन राइट्स इंपीरियलिज्म का नाम दिया है उन्होंने। इस किताब में लिखा है कि वर्ष 2000 के ओलंपिक खेल वर्ष 2000 में चीन में होने वाले थे, पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर जबरदस्त लॉबिंग की और इस लॉबिंग के जरिए चीन से ओलंपिक खेल छीन लिए। फिर वर्ष 2000 के ओलंपिक खेल चीन की बजाय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए। तो यहां उन्होंने यह लिखा है। और तब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने क्या कहा था, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। इसमें आगे लिखा है, Lee Kuan Yew commented, succeeded in cutting China down to size. वो पूरी बात जो कह रहे हैं वो ये, America and Britain succeeded in cutting China down to size. The apparent reason was human rights. The real reason was political, to show Western political clout. तो चीन को उन्होंने दबाया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर दबाया, लेकिन असल जो उसके पीछे कारण था वो राजनीतिक था, ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब नहीं था। और वो ये बताना चाहते थे कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक ताकत है वो कितनी बड़ी है। हालांकि आज के संदर्भ में देखें तो चीन एक गलत उदाहरण होगा, हम भी ये जानते हैं, क्योंकि चीन भी कोई बहुत साफ सुथरा देश नहीं है। लेकिन जब ये किताब लिखी गई 1996 में, तब चीन लगभग उसी चरण में था जिस चरण में आज भारत है। उस समय चीन आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और लोग समझ गए थे कि यह भविष्य की सुपर पावर है। वही हाल आज भारत का है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और लोग जानते हैं कि भारत भविष्य की सुपर पावर है। इसलिए जो चीन के साथ तब किया, उससे ओलंपिक खेल छीनकर वही आज भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है, यह कहकर कि भारत में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है।